Welcome back to all of my lovely students. In this part, we are going to discuss about law of chemical combinations. Okay, this part is very important in which we are going to discuss about law of chemical combination. This topic covers the law of conservation of mass, the law of definite proportions, the law of multiple proportions, the law of reciprocal proportions, Gay-Lussac law of gaseous volumes, Dalton atomic theory, limitation of Dalton atomic theory, and Avogadro's law. These laws are very important to understand for the higher chemistry. ठीक है, देखो ये सब जो लॉ है काफी इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम लोगों का इसका प्रयोग होता रहेगा. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये दिस इज द फर्स्ट लॉ. यूजुअली कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशंस of the atoms or molecules in any of the physical state. किसी भी physical state में कंपाउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन से. A chemical combination take place in a specific proportions either by weight or volume. केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस. उसमें स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस होते हैं, चाहे वो वेट से हम कर ले चाहे वॉल्यूम से कर लें. Based on the several experiments conducted by many scientists, it has been established that during formation of compounds, reactant follows some basic law of chemical combination to form new products. The main laws are: first, law of conservation of mass; second, law of definite proportions; third, law of multiple proportions; fourth, law of reciprocal proportions; and fifth, Gay-Lussac law of gaseous volumes. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, पहले बात इसको किसने दिया? एंटोनियो लावेसियर ने दिया. ठीक है. ए फ्रेंच साइंटिस्ट स्टेटेड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज फॉलोज. उन्होंने क्या कहा? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. इन अदर वर्ड, व्हेन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज अकर्स, the total mass of the product will always be equal to the total mass of the reactant. What it means? Mass of reactant before chemical reaction is equal to the mass of product after chemical reaction. That means overall देखिए जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का यही है, रोज की कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, ना हम उसको बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं. इसका मतलब जो रिएक्टेंट है जहां से रिएक्शन प्रारंभ करते हैं और जो प्रोडक्ट है, यदि कोई रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना भी दे, तो जो रिएक्टेंट का वेट है वही प्रोडक्ट का वेट होगा. मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल मास में. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन. एक्सपेरिमेंटल समझ सकते हैं ये क्या है? लैंडोल्ट्स ट्यूब है, एक स्पेशल तरह का ट्यूब है जहां पे सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है. तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज वेरीफाइड बाय Hans Heinrich Landolt. This is the name of the scientist. He conducted the experiment in a H-shaped, ये H ऐसा लग रहा है, H-shaped tube, and conducted that the weight of the H-shaped tube with sodium chloride and silver nitrate solution before the reaction was equal to the weight of H-shaped tube with silver chloride AgCl and sodium nitrate NaNO3 after the reaction. थस वेरीफाइंग द लॉ. देखिए इसमें होता क्या, सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बनेगा आपका सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgCl एंड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट से कोई खास मतलब नहीं, हमारा Ag सिल्वर से मतलब है, वो बनाएगा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट. अब ऐसे ट्यूब को जब हम सेक करेंगे तो इस ट्यूब की मदद से लिक्विड एक दूसरे से मिक्स होंगे, एक दूसरे में लिक्विड मिक्स होंगे और रिएक्ट करेंगे. तो हम देखेंगे कि इस ट्यूब में ना हम कोई पदार्थ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं ना निकाल रहे हैं या डिडक्ट कर रहे हैं. तो क्या होगा कि हम ऐसे ट्यूब का वेट कर लेंगे रिएक्शन से पहले, और फिर जब सेक करने के बाद सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट नीचे सेटल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम वेट करेंगे तो देखेंगे कुछ वेट में परिवर्तन नहीं हुआ है. इससे यही क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं.
0.240 gram of carbon react with 0.740 gram of oxygen gas to form carbon dioxide. What would be the total mass after the chemical reaction? A simple cycle reaction is C plus O2 CO2. 1 mole carbon, the 12 gram of carbon react with 1 mole of oxygen. 1 mole of oxygen means 32 gram of oxygen. एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी कंपाउंड्स का वही उसका मोलर मास होता है. जैसे कार्बन का मॉलिक्यूलर मास क्या है 12 है. ऑक्सीजन का क्या होता है सिंगल ऑक्सीजन आइटम का 16 होता है लेकिन O2 का क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32. दैट मीन्स 32 ग्राम. ये क्या है मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन का. और 1 मोल हम ऑक्सीजन की बात करेंगे ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे तो उसमें 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा. ठीक. तो ये समझ में आ गया आपको कि 32 जो ग्राम है मोल ये क्या है ऑक्सीजन का है. क्योंकि उसको कैसे जाने क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास है. 1 मोल ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 44 आता है इसलिए हम बोलते हैं 44 ग्राम. ये क्या है 1 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड. तो टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन हमको ये प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए. टोटल मास बिफोर द रिएक्शन ऐड करो आप 0.240 plus 0.740 this is given. You are going to get 0.980 gram of the reactant. The ratio in which carbon and oxygen combined ratio आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मास क्या है 12 and 32. 12:32 सॉल्व करेंगे 3:8 यानी मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिंग विथ 0.24 ग्राम ऑफ कार्बन. तो दैट मीन्स क्या होगा 0.24 ग्राम मल्टीप्लाई 8/3. इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व यू आर गोइंग टू गेट 0.640. This is a problem decimal point should be here. Okay. Mass of unreacted oxygen. अनरिएक्टेड ऑक्सीजन भी तो होगा. जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिएक्ट करे. वो फिक्स रेशियो से ही रिएक्ट करेगा तो जो कुछ बच जाएगा. इतने ही ऑक्सीजन कंज्यूम्ड होंगे इतने कार्बन को रिएक्ट करने के लिए. तो जो अनरिएक्टेड जो बचेगा वो क्या होगा घटा देने पता चल जाएगा 0.1 ग्राम. टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन क्या होगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म और प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड ऑक्सीजन. तो अनरिएक्टेड ऑक्सीजन तो आपको पता ही है. तो फ्रॉम 12 gram of carbon 44 gram of carbon dioxide is formed. This is the basic concept. So their ratio is equal to 12 into 44. If you simplified we get 3:11. Thus it is found that the mass of the carbon formed after the reaction is equal to 0.24 multiply 11/3. If you get 0.880 gram. If you total mass after the reaction add करेंगे तो 0.880 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है 0.1 ग्राम ये क्या है जो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं किया है. ओवरऑल जो रिएक्शन के बाद जो वेट आया है 0.980 ग्राम जो कि रिएक्शन के पहले वेट के बराबर था. इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है. लेट्स मूव ऑन. लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन नेक्स्ट लॉ है. किसने दिया जोसेफ प्रॉस्ट ने. क्या कह रहा है ये ला भाई द लॉ स्टेटेड दैट गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट. क्या कह रहा है कि जो कोई कंपाउंड हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसका जो कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स रहता है. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस. व्हाट इट मींस within a given compound the relative amount of each element is always the same irrespective of the source of the compound or the method of preparation. इसका मतलब क्या है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहे वो प्लांट एक्सहेल करे रिस्पायरेशन थ्रू ये यूटिलाइज कर वहां से हम लें चाहे हम रिस्पायरेशन कर कार्बन डाइऑक्साइड या कहीं से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड लें उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा. डिड यू नो क्या स्टोइकियोमेट्री ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच स्टडी द quantitative relationship between the reactant and product in a chemical reaction is based on the law of definite proportions. ये definite proportions के लॉ को फॉलो करता है. स्टोइकियोमेट्री भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके लिए हम लोग परेशान मत होइए लॉ को समझने पे ध्यान दीजिए. एग्जांपल के तौर पे क्या है सैंपल है रिवर से लिया है दूसरा लेक से लिया है तीसरा कंपोजिशन लिया है. किसका सैंपल गिवन बिलो इज द कंपोजिशन ऑफ टू सैंपल ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. वाटर का ही डिफरेंट सोर्स से आप कलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिवर से लिया है उसमें 10 ग्राम क्या है मास है टोटल ओवरऑल. उस 10 ग्राम मास में 1.1200 ग्राम हाइड्रोजन मिला है एंड 8.880 ग्राम क्या मिला आपको ऑक्सीजन मिला. इसी तरह 27 ग्राम
हमने वाटर लिया लेक से, तो इसमें हमको मिला 3.032 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 23.987 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैसे हम ये सेपरेट कर रहे हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं। कैथोड एनोड, एक पे हमको हाइड्रोजन मिलेगा, एक पे ऑक्सीजन मिलेगा, वो बेसिक है, वो आप लोग आगे पढ़ोगे। तो हमें कंपोजिशन कितना मिला, हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमको मिला 11.2% ऑक्सीजन, 88.88%। both sample have the same proportion of the two element given as percentage by mass, so each of the water consists of 1 part of hydrogen and 8 part of oxygen। इसको डिवाइड करेंगे तो 1:8 का रेशियो है, सिंपल सी बात है। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट मेथड। द कंपाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, हिट किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। दूसरा क्या, बर्निंग ऑफ कार्बन, यदि कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन से हिट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। Even though the method of preparation are different, both the sample of carbon dioxide consist of carbon and oxygen in the ratio of 3:8. It's very clear. Law of definite proportions, experimental verification. This is the experimental verification. This is the electrolysis of water. यहाँ पे एनोड है, कैथोड, जैसा अभी मैं कह रहा था, इसको बैटरी से आप कनेक्ट कर दिए हैं और इसमें एसिडुलेटेड वाटर, वाटर है थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिफाइड कर दिया गया है। यहाँ वेट ऑफ हाइड्रोजन जो गैस प्रोड्यूस होगा वो 1 एंड ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो मिलेगा। मतलब 100 ग्राम आप यदि आपको हाइड्रोजन मिलेगा तो 800 ग्राम आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा। इसको हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। द यू शेप ट्यूब contains 900 ग्राम ऑफ acidulated water. When the battery is switched on, the electrolysis process begins. Oxygen is liberated at the anode and hydrogen is liberated at the cathode. The gases are calculated and weighted separately. उसका weight की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, weight की बात कर रहे हैं। It is observed that the ratio of hydrogen to oxygen by weight is 1:8. Similar results are obtained when a different quantity of water is electrolyzed, thus verifying the law. John Dalton, this is a very important scientist for the atomic structures. इनका लॉ क्या कहता है भाई, The law stated that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि if x gram of element A and y gram of element B combined during a chemical reaction, the ratio x by y is simple whole number. जो x और y का जो रेशियो होगा कंबाइन करने का वो सिंपल होल नंबर है। होल नंबर मतलब क्या है, कंप्लीट नंबर है, कोई डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहा है, सिंपल होल नंबर में ही वो कंबाइन करेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एग्जांपल्स बात करते हैं, 2 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल सब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। सिंगल कार्बन है और ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लिया। तो कंक्लूसिव ऑब्जर्वेशन क्या हो, 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 1.33 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड and 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 2.66 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड है, मोनो में सिंगल इसलिए सिंगल ऑक्सीजन, डाई मींस 2 मतलब 2 ऑक्सीजन। A fixed amount of carbon combines with oxygen in 2 compounds, first carbon monoxide, second carbon dioxide in the ratio 2:1। ठीक है, 2.66 का रेस संबंध 1.3, देखिए यहाँ 1.3 ग्राम है और यहाँ 2.66 ग्राम है, तो 2.66 ग्राम संबंध 1.33 ग्राम, तो हमको क्या मिला 2:1 मिल रहा है, which is simple whole number ratio. Law of multiple proportions, experimental verifications. It is found experimentally that the elemental iron combine with elemental chlorine to form the compound ferric chloride and ferrous chloride. दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। अब डिफिनिट प्रोपोर्शन की बात करें तो परसेंटेज आयरन फेरस क्लोराइड में 44.06% है, फेरिक क्लोराइड में आपका एक थोड़ा घट जाएगा जो 34.43% हो जाएगा। This data used to determine the mass of chlorine per 1 gram of iron needed to produce these compounds. The results are the mass of iron, if 1 gram ferrous chloride है तो mass of chlorine required कितना होगा 1.27 ग्राम। if ferric chloride 1 ग्राम हमको चाहिए तो हमको क्लोरीन कितना चाहिए 1.90 ग्राम, क्योंकि क्लोरीन का परसेंटेज ज्यादा है। So we obtain, हम क्या करेंगे, mass of chlorine in FeCl2 per 1 gram of iron divided by mass of chlorine in FeCl2 per 1 gram of iron। इसको हम डिवाइड करेंगे तो पाएंगे क्या 3:1, 3:2 का रेशियो। क्लियर? Thus the law of multiple proportion is verified।
लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस रिचर्ड ने दिया था। द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस वाज प्रपोज्ड बाय रिचर्ड्स। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। When two different element combined chemically with a definite mass of third element, दो एलिमेंट हैं वो केमिकली कंबाइन करें किसी तीसरे एलिमेंट से, द proportions in which they combine will be in the same ratio or simple multiple of the proportions in which they combine with each other. Equivalence is related to मोल कि वो जिसकी सल्फ्यूरिक एसिड के एग्जांपल है H2SO4, उसमें हाइड्रोजन आयन कितना है 2, तो दो बेस से रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना सकता है। जैसे HCl की बात करोगे तो इसमें एक ही प्रोटॉन है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस हम लोग करेंगे चैप्टर में फर्दर ऑन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम ऑफ कार्बन है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ये जो ये थर्ड एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये आपस में इससे रिएक्ट करके मीथेन बनाता है, इससे रिएक्ट करके वाटर बनाता है। तो कहना क्या चाहता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर मीथेन। जो भी रेशियो सिंपल रेशियो है ना, द सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। Clear? According to the law of reciprocal proportions, 3 gram of carbon combined with 8 gram of oxygen. Because both the element react with the same mass of hydrogen, we know that 3 gram of carbon combined with 8 gram of oxygen to give carbon dioxide. 3 gram of carbon and 8 gram of oxygen can also react with a specific mass of other elements. चलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्जांपल समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है सिंपल सा, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन सेपरेटली विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली। हियर इज दिस केमिकल इक्वेशंस, वी कैन सी दैट। कंक्लूसिव ऑब्जर्वेशंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका आप मोल निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। मोल कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा बेसिक मैंने हिंट दिया था, अभी मोल के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। H2O क्या है, वाटर। वाटर में क्या है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। हेंस कार्बन 12 ग्राम एंड हाइड्रोजन 4 ग्राम combined with a fixed mass that is 32 ग्राम of oxygen in the ratio of 12:4 or 3:1। अब इसका रेशियो निकालेंगे भाई 12/4 का, तो क्या आएगा 3:1 आएगा। When carbon and hydrogen combine with each other to form water, the ratio is 12:4, again we simplified 3:1। तो दिस प्रूव द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस कि जो रेशियो है किसी दो एलिमेंट जो आपस में कंबाइन करें किसी तीसरे के साथ, वो सब क्या है, एक सिंपल बेसिक होल नंबर में है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस को द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ लुइस गैलुशक। एक्चुअली में यहाँ पे हेडिंग होना चाहिए गैसियस लॉ ऑफ बाय वॉल्यूम, हेडिंग मिस्टेक है। क्लियर? According to Gay-Lussac, when gases react, the ratio of the volume of the reacting gases and the product in a simple ratio under similar conditions of temperature। यदि टेम्परेचर और प्रेशर सिमिलर कंडीशन में है तो गैसेस एक दूसरे से एक फिक्स्ड वॉल्यूम में सिंपल होल रेशियो में रिएक्ट करते हैं। What it means at constant temperature and pressure, if X gas volume A and Y gas volume B for Z gas volume C, then the ABC is a simple whole number ratio। हम एग्जांपल वाटर का ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए आ भी गया, ये हाइड्रोजन है जो H2 के फॉर्म है, ये ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में। हम देख सकते हैं कि यहाँ 2H2 लग रहा है, यहाँ पे O2 और बना रहा है 2H2। ठीक है, वॉल्यूम की भी बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का जितना वॉल्यूम है उसका डबल है वाटर का वॉल्यूम, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम, सॉरी ऑक्सीजन के वॉल्यूम का डबल किसका वॉल्यूम है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम। और जो वाटर वेपर बन रहा है वो हाइड्रोजन के वॉल्यूम के बराबर ही है। यानी रेशियो क्या हुआ 2:1:1। अब देख सकते हैं गैलुसैक लॉ gaseous volume can be illustrated experimentally by the following examples। at a certain temperature and pressure, 2 volume of hydrogen gas react with 1 volume of oxygen gas to produce 2 volume of water vapor, H2 plus O2 to H2O। 1 volume of nitrogen gas react with 3 volume of hydrogen gas to form 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस। देख सकते हैं N2 plus 3H2 बराबर 2NH3। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं।
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने बताया था, ये एटम्स के बारे में थ्योरी देंगे, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन आल्सो प्रपोज्ड द एटॉमिक थ्योरी। हिज एजम्पशंस वर एज फॉलोज। पहले हम एजम्पशंस को समझेंगे, इन्होंने क्या क्या अनुमान लगाया था, क्या क्या माना था। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल एटम्स। एटम्स क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको फर्दर हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर है और स्मॉलेस्ट ही है, स्मॉलेस्ट है तो फर्दर हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ऑल एटम्स ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। ऑल एटम्स ऑफ एक किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की जितने भी एटम होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, वेयर एज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डू नॉट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। थर्ड, इन्होंने क्या क्या, एटम्स कंबाइन विद डिफरेंट एलिमेंट एंड स्पेसिफिक रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड। रेशियो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा तो क्लियर है। फोर्थ, the atom is the smallest entity which take part in a chemical reaction। ये बात सही है कि एटम स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये जो उन्होंने बताया वो सही नहीं है, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं, इनकी लिमिटेशन को वन बाय वन हम समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या करें, थ्रू दिस थ्योरी हैड टू derive the law of chemical combination, it could not explain the law of gaseous volume जो गैलुशक ने दिया था। क्लियर। सेकेंड क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनकी बात सही है, गलत नहीं है, लेकिन सर्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सुटेबल नहीं होता। जैसे सुक्रोज की बात कर लो, C12H2211, इसका बेसिक क्या है, काफी थोड़ा बड़ा नंबर है, सिंपल नहीं है, छोटा नहीं है। ठीक है। थर्ड क्या, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। जब हमको आइसोटोप का पता चला, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। अभी आगे इसके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स इंडिकेट दैट द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, दे मे वेरी इन द मास एंड डेंसिटी। जैसे क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, इसके में एक का होता है एटॉमिक मास 35, दूसरे का होता है 37। इसके लिए और समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों एक ही, दोनों एलिमेंट ही तो हैं कार्बन के ही, लेकिन एलोट्रॉप्स हैं, इनकी भी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, डिफर कर सकती है, नेचर ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड कर सकता है। लास्ट वन, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम इज क्वेश्चनेबल। जब हमको पता चला कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इन्होंने जो डाल्टन ने बताया था कि एटम इंडेस्ट्रक्टेबल है, नॉट ब्रेकेबल है, एटम का मतलब ही होता है अनब्रेकेबल, तो वो क्वेश्चन के कैटेगरी में आ गया कि नहीं ये तो टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अभी आगे सेकंड चैप्टर में उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, एटम्स आर मेड अप ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल, बात सही है। एन एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट बाय ट्रांसम्यूटेशन हो सकते हैं। अब इसके बारे में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। थर्ड, an atom is no longer considered as indestructible. The mass of an atom can be changed into energy according to Einstein equation. Einstein equation क्या है, E बराबर mc square, where m is mass, is the light speed of light, E is energy, यानी mass का energy से direct relationship. And last one, the ratio in which atoms combine may be fixed but not always simple. रेशियो कंबाइन करते हो फिक्स्ड है, लेकिन इट नॉट नेसेसरी सिंपल हो, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां पे रेशियो सिंपल नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस में आ जाओ, एवोगाड्रो नंबर आप लोग सुने होंगे, इनका मोल से रिलेशनशिप है। ये वेरी वेरी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में हम समझ सकते हैं इन्होंने कौन सा लॉ दिया था, इनका एवोगाड्रो नाम से। इन्होंने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वही आगे चल के मोल्स बनेगा। एवोगाड्रो लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। वॉल्यूम जो होगा गैस का, उसमें कितने नंबर होंगे मॉलिक्यूल्स या एटम्स, वो फिक्स है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस एग्जांपल्स की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू, अब एवोगाड्रो लॉ के बारे में बात कर रहे थे, जैसे गैलिलियो क्लार्क ने क्या कहा, हाइड्रोजन क्लोरीन बनाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2Cl2 2HCl। ठीक है, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन लिया, वन वॉल्यूम क्लोरीन लिया, हमको टू वॉल्यूम क्या मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। तो एवोगाड्रो क्या कहना चाहते हैं कि यदि वॉल्यूम फिक्स हाइड्रोजन का, उसमें एटम क्या होगा, फिक्स होगा, यदि टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम रखें हम। तो यदि वन वॉल्यूम हाइड्रोजन सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है तो उसमें n मॉलिक्यूल्स मान लो,
क्लोरीन के भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो 2 वॉल्यूम बन रहा है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, उसमें क्या होंगे 2n मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं गैल्यूशेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है। Dividing by 2n, it is seen that the one molecules of hydrogen chloride contains 1 by 2 molecules of hydrogen and 1 by 2 molecules of chlorine. Here 1 by 2 molecules of hydrogen and 1 by 2 molecules of chlorine indicate one atom of each element. 1 by 2 multiply H2, H कट जाएगा तो H बचेगा, H क्या होगा सिंपल सा एलिमेंट होगा, इट मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। थर्ड, one molecule of HCl is formed by the chemical combination of one atom of hydrogen and one atom of chlorine. This agree with the Dalton's atomic theory. Avogadro law help in determining the atomicity of gases like hydrogen, oxygen, chlorine. Atomicity means कि कितनी एटम से मिलकर गैस बना है, हाइड्रोजन 2 है, डाइएटॉमिक है, तो ये एटॉमिसिटी है। ऑक्सीजन डाइएटॉमिक, क्लोरीन डाइएटॉमिक, ओजोन ट्राइएटॉमिक, O3। A quick recap, ओके तो फर्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लैवेशियर ने दिया था। इसमें क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, इसको चेल प्रोस्ट ने दिया था। इसमें क्या विद इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड एंड द मेथड ऑफ द प्रिपरेशंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की बात की तो जॉल डॉल्टन ने दिया था व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the mass of A which combined with a fixed mass of B is in a simple ratio. Next law of reciprocal proportions हम लोग पढ़ा, इसको रिचर्ड ने दिया था when two different element combines chemically with a definite mass of a third element, the proportion in which they combine will be in the same ratio or a simple multiple proportion in which they combine with each other. Gay-Lussac law, Gay-Lussac ने दिया था Gay-Lussac law of gaseous volume, when gas react the ratio of the volume of the reactant and the product is a simple ratio under the similar condition of temperature and pressure. Avogadro laws, Avogadro को आप सुने हुए हैं, Avogadro नंबर के बारे में सुने होंगे। Under similar condition of pressure and temperature, equal volume of all gases contain equal number of molecules. Thank you. All the best for your revision.